Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Zishan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकैबलरी वर्ड पब्लिश हुए 23 जून 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है ना वो डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस फ्रीडम थी 2020 के अंदर हम 145 नंबर पे थे और 2019 में हम 142 पे थे। कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पैका आया, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये, और उसके अलावा अभी जो डिफेमेशन बिल पास हुआ है, इसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना ये रुकती जा रही है। ठीक है, हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये एक बेसिक राइट है जो कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 इसके मुताबिक हर सिटीज़न को जी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। तो कहता है कि ये जो पैका का एक्ट है, डिफेमेशन बिल है, उसके अलावा अभी जो फायरवॉल जो है उसका कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसकी वजह से प्रेस जो फ्रीडम है उसको जी स्टॉप किया जा रहा है। हमारा जो पर्पस होता है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने मेंटल टफनेस लाने के लिए आपने अपने अंदर 4C लेके आने हैं। एक, आपने अपने अंदर कंट्रोल लेके आना है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो, अपनी माइंड पे कंट्रोल हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। उसके अलावा कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना है। उसके अलावा आपने कमिटमेंट शो करनी है, मुश्किलात के बावजूद आपने डटे रहना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने हौसला नहीं छोड़ना। कर्ज जो है वो आपने हमेशा अपने अंदर रखना है। डिफ़िकल्टी के अंदर भी आपने हमेशा अपना जो माइंड सेट है उसको पॉजिटिव रखना है। अपना नॉलेज आप बिल्ड करें, वोकैबलरी वर्ड को बिल्ड करना है, रिटेन करना है, यूज़ करना है। इंशाल्लाह अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो अपने आप को बता दें कि मैंने ऑफिसर बन के जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह देखना आप अच्छे सिटीज़न तो ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, ऑफिसर इंशाल्लाह वो भी अगर आपकी किस्मत में है तो आप बन जाएंगे। तो जी इस वीडियो के अंदर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओपिनियन जो है उसका एनालिसिस अपलोड हो जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है चाइना कंसर्न। ठीक है जी, चाइना जो है ना उसने पाकिस्तान के अंदर CPEC जो है ये स्टार्ट किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। चाइना का जो शहर है, ठीक है, वहाँ पे जो कि जिनजियांग जो कि लेस डेवलप है उसको डेवलप करने के लिए, और चाइना जो है अपना पुअर है, एनर्जी हंगरी कंट्री है, एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए मिडल ईस्ट से और अपनी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए इसके पास जो रूट था ना पहले वो बहुत लंबा था। बहुत लंबा रूट करके इसको मिडल ईस्ट जाना पड़ता था या दूसरी मार्केट में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल कॉस्ट इसको बहुत ज़्यादा आती थी और बड़ा रास्ता इसके लिए मुश्किल था। बीच में साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है और बड़े मसाइल हैं। इसने क्या किया जी, BRI बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव के ज़रिए ये पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है। BRI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, CPEC है, 2013 में जो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC स्टार्ट हो गया है। तो पहले फ़ेज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट हो गया है। पहले फ़ेज़ के अंदर कहता है कि कुछ पावर प्रोजेक्ट्स थे इनके अंदर। ठीक है, कोल से इन्होंने बिजली बनानी थी, हाइड्रो पानी से बिजली बनानी थी, सोलर से, विंड से। उसके अलावा इन्होंने नेटवर्क जो था, हाईवे रूट्स जो हैं वो इन्होंने बिल्ड किए। फ़ेज़ 2 के अंदर इन्होंने जी बाकी इकोनॉमिक जोन बिल्ड करने थे, उसके अलावा रेलवे जो है, रोड वो बिल्ड करने थे। क्या हुआ जी, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो गए। बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा वहाँ पे जी चाइनीज़ को मार दिया गया, चाइनीज़ जो इंजीनियर है उन पे अटैक हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP की वजह से जो ग्वादर है वहाँ पे जी अटैक होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से चाइना जो है ना उसका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे जो है लूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना अब क्या था जी, एतबार नहीं कर रहा था। चाइना का जो कंसर्न था ना पाकिस्तान को लेके, वो उनका ट्रस्ट लॉस हो रहा था।
ठीक है, उसको ठीक करने के लिए अभी आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब भी चाइना गए थे, तो वहाँ पे जो जिन जीपिंग हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि अपनी सिक्योरिटी ठीक करें। ठीक है, उसी को लेके जी ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन, पाकिस्तान ने अगर अपने मुल्क के अंदर फॉरेन प्रोजेक्ट लेके आना है, सी पैक को सक्सेसफुल करना है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, मिलिटेंट जो थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर उसको ख़त्म करना होगा, चाइनीज़ का जो डर है उसको ख़त्म करना होगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन प्रोजेक्ट आए और पाकिस्तान एक सक्सेसफुल कंट्री बन जाए। ठीक है, तो इसको लेके हम देखते हैं कि चाइना का जो कंसर्न है उसको लेके सी पैक का फ्यूचर क्या है, ये आपने देखना है। तो इस तरह जज्बा आपके अंदर आ जाए, हो आपने इस तरह पढ़ना है कि लग पता जाए। ठीक है जी, दे मार 4.5 दिन रात आपने मेहनत करनी है। तो र्यूमर्स एंड कंसर्न कहता है कि जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, कहता है कि वो कह रहे थे कि चाइना जो है ना वो हेजिटेंसी शो कर रहा था सी पैक प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है ना वो बढ़ रहे थे। ठीक है, और अफवाहें चल रही थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना अब सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरनर हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है ना वो भी नहीं चाहते सी पैक कामयाब हो। और मज़े की बात आपको मैं बता दूं, अमेरिका भी नहीं चाहता सी पैक कामयाब हो। सी पैक कामयाब होने से पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और चाइना को भी फ़ायदा है। और चाइना जो है आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में सुपर पावर बनता जा रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चाइना और अमेरिका के दरमियान आपने कोल्ड वार देखी, ट्रेड वार देखी, इसी तरह इंडिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाए। तो ये जो इश्यूज़ हैं आपने जी सी पैक को लेके हमेशा आपने इसको देखना है। ठीक है, कि सिक्योरिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बड़ी ज़रूरी हो गई है। आपको मैं एक मज़े की बात बता दूं कि जी ये जो रॉ है ना ये हमेशा बलूचिस्तान के अंदर अपने एजेंट भेजती है। ठीक है, कलबन हशव यादव का नाम भी आपने सुना होगा। ये ऐसे एजेंट हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो हैं ये क्या करते हैं, हालात ख़राब करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सी पैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें काम करना होगा। और सी पैक का जो प्रोजेक्ट है ना वो आप जानते हैं, ये GB जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ भी ये गुज़रता है, जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे भी गुज़रता है। तो उस इशू को भी हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, ताकि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो और पाकिस्तान भी इससे मुनाफा कमाए और चाइना भी इससे क्या कमाए, मुनाफा कमाए। कहता है कि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना अपनी कैबिनेट का 90%, जिसमें जी जो हमारे आर्मी चीफ हैं जी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब वो भी थे, और साथ मिनिस्ट्रियल जितने भी थे वो भी थे, और चाइना गए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे इन्होंने 34 जो MOU वो भी साइन किए हैं। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक की जो प्रोग्रेस थी ना ये बहुत कम दिखाई दे रही थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो चाइना गए थे तो उस वक्त कहता है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ना जी जिनपिंग, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ठीक करे। जिस तरह पाकिस्तान ने मिशन ज़रबे अज़ब के नाम से जितने भी दहशतगर्द थे इनको मारा था ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक नया मिशन जो है वो आना चाहिए। और वो मिशन क्या हो, पाकिस्तान के अंदर जो नई टेररिज्म की लहर देखने को मिली है उसको ख़त्म किया जाए। अभी आज मैं सुन भी रहा था एक नया मिशन जो है वो लॉन्च हो रहा है, कि जो मिलिटेंट हैं इनको ख़त्म करने के लिए अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान जो है वो इन दहशतगर्दों से महफूज हो जाए, ताकि यहाँ पे बिज़नेस एनवायरनमेंट बने, चाइनीज़ जो है उनका जो एतमाद है वो बहाल हो और वहाँ यो पाकिस्तान में आके वो अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करवाएं। कहता है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अभी एक जो सी पैक का फोरम है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे मीटिंग हुई है जिसके अंदर हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, बाकी इंपॉर्टेंट जो हमारे सरकारी लोग हैं वो भी मौजूद थे। चाइना का एक बहुत ऑफिशियल बंदा है बड़े रैंक का जिसका नाम है लियू जियंगकाओ, वो भी अभी आया है। तकरीबन कल परसों ये मीटिंग हुई है जिसके अंदर दोबारा इस बात पे बात की गई है कि चाइना के जो इन्वेस्टर है ना उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसके अलावा माहौल जो है ना वो सेव नहीं है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी को लेके।
ठीक है। तो कहता है कि हमने ये जो चाइना का जो कंसर्न है इसको हमें सीरियस लेना होगा और चाइनीज़ ऑफिशियल की ये जो बात है इसको हमें मानना होगा, ताकि जो बीजिंग की हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको ऑनर दिया जाए और पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आए अपने मुल्क के अंदर और सिक्योरिटी के हालात भी ठीक करे, ठीक है। उसके बाद कहता है पाकिस्तान ने जो है क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को जी सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करना चाहिए। जितने भी फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाने के लिए अपनी अंदरूनी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सेव हो जाए और इन्वेस्टर ख़ुद यहाँ पे आए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान एक कंज्यूमर मार्केट है, पाकिस्तान कोई आम सी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे लीडरशिप आ जाए ना तो मुल्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। दुबई लीक्स में आपने सुना होगा कि हमारे कितनी ज़्यादा पैसे जो हैं पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और हम क्या करते हैं जी, आईएमएफ से $1 बिलियन लेने के लिए उनके जो है तरले करते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाए, सोचेंगे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और कहता है कि सी पैक जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। इस तरह जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो और पाकिस्तान के अंदर वो आके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जी पाकिस्तान जो है उसके लिए अब ये इम्पेरेटिव का मतलब लाजमी हो गया है कि मिलिटेंट थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंडीशंस हैं उनको इन्हेंस करे, ताकि चाइना के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप क्या कर सकें, मीट कर सकें। हमने क्या देखा, पाकिस्तान को चाइना के जितने भी कंसर्न हैं उनको सीरियस सिंसियर वे के अंदर देखना चाहिए, और सी पैक की इनिशिएटिव जो है उसको इन्हेंस करने के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा, ट्रांसपेरेंसी लाना होगी, मुल्क में स्टेबिलिटी लाना होगी, ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाल मुल्क बन जाए। उसके बाद जी दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है वार ड्रम्स, ठीक है। इसमें बात की जाएगी जी इसराइल और गज़ा की जो जंग है वो लगी हुई है, 7 से 8 महीने हो गए हैं, ठीक है। कहते हैं 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई थी, ठीक है। तो कहता है कि एक और बहुत बड़ी जमात है, जिस तरह आपने गज़ा के अंदर हमास को देखा ना, इसी तरह कहता है कि लबनान के अंदर, गज़ा के अंदर क्या है जी, हमास है जिसका टाकरा है इसराइल के साथ। कहता है इसी तरह जो लबनान है ना, ठीक है, इसराइल के ऊपर है, नक्शे के ऊपर मैं भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जी एक ईरान सपोर्ट करता है एक जमात को जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है। कहते हैं जिस दिन हमास या गज़ा के ऊपर जब इसराइल ने अटैक किया था ना, तो हमास ने भी क्या किया था, जो हिजबुल्लाह जो है ना उसने भी क्या किया था, इसराइल को थ्रेट करना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ है, कहता है कि इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर भी जंग छेड़े हुए है, अब उसने क्या किया, लबनान से भी पंगा ले लिया। ये इसराइल है, पहले तो ये गज़ा की पट्टी जो है उसके ऊपर क्या कह रहा, जुल्म कर रहा था। अब ये लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह जिसको जी ईरान सपोर्ट करता है, मिडल ईस्ट के अंदर ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट इसराइल ने क्या किया जी, अपना मिलिट्री एक्शन खोल दिया है। लबनान का जो बॉर्डर इसराइल के साथ लगता है वहाँ पे बड़ी अब आजकल वार्मनेस जो है वो जंग की बढ़ती जा रही है। इसको लेके जी हम इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ड्रम्स मीन के वार जो है अगेन जो है वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही हैं। ईरान जो है वो कहता है कि अपना शिफ्ट हो रहा है लबनान की तरफ, ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को। कहता है कि इसराइल जो है उसने क्या किया जी, कहता है कि गज़ा कन्फ्लिक्ट से इसराइल डिससेटिस्फाइड है, उसने अब क्या किया है, लबनान की तरफ भी जंग छेड़ दी है। लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है जिसको ईरान सपोर्ट करता है उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई है ना इसराइल की, ये बहुत पुरानी है, अभी से नहीं है बल्कि काफ़ी अरसे से लड़ाई है हमास के साथ भी और हिजबुल्लाह के साथ भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये गज़ा है और यहाँ पे सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ये जी यहाँ पे इसराइल है ये वाला, ठीक है। इसराइल ने अब यहाँ पे जो इसका बॉर्डर लगता है लबनान के साथ, वहाँ भी इसने जंग छेड़ दी है। पहले ये गज़ा के साथ जंग कर रहा था। टेल अवीव जो है ये कैपिटल है जी इसराइल का, और लबनान जो है इसको हम लैंड ऑफ हनी और मिल्क भी कहते हैं।
तो राइटर कहता है कि लबनान के अंदर पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस जंग शुरू होने की वजह से लबनान के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। कहता है कि 7 अक्टूबर को जब जंग स्टार्ट हुई थी ना, हिजबुल्लाह जो है उसने भी क्या किया जी, अपनी जो दुश्मनी है वो इसराइल के साथ स्टार्ट कर दी। इसराइल के साथ उसने भी फायर एक्सचेंज किया। हिजबुल्लाह जो है वो एक्शन करता जा रहा है, हमास को भी सपोर्ट करता है। कहता है कि हिजबुल्लाह जो है वो ये कहता है कि गज़ा के अंदर इसराइल अगर अपनी जंग रोक देना तो हम भी अपने जो फायर एक्सचेंज है इसराइल के साथ नहीं करेंगे। ये जो एक्सचेंज है अब थ्रेट बनते जा रहे हैं। अब कहता है कि इसराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह के साथ भी, जो कि लबनान के अंदर रह रहे हैं, उनके साथ भी जंग छेड़ दी है। ठीक है, इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि हिजबुल्लाह जो है उसके अगेंस्ट जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की है, परसुएसिव ऐसी तकरीर जो कि और जज्बात को भड़काए और मज़ीद वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने भी कहा कि हम भी रेडी हैं, इसराइल के अगेंस्ट हम वार करेंगे। तो इस तरह कहता है कि लबनान और इसराइल के जो बॉर्डर हैं वो वोलेटाइल होते जा रहे हैं काफ़ी। ये जो रीसेंट मंथ है वहाँ पे जो जंग है वो बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ अब कह रहा है कि फायर एक्सचेंज हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुटेरेस, उनको भी वो वार्न कर रहे हैं कि दोनों बाज आ जाएं और इस कन्फ्लिक्ट को मज़ीद ना बढ़ाएं। ठीक है, नहीं तो कहता है कि इससे जी एक ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसराइल जो है ये हिस्टोरिकली लेबनीज़ जो लबनान की सॉवरेंटी है उसको वायलेट करता आया है। इसराइल ने क्या किया है, लबनान के अंदर घुस के अटैक कर दिया है, मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी है, जिससे कहता है कि हिजबुल्लाह जो है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और वहाँ की जो रीजनल इम्प्लिकेशन है वो बिगड़ती जा रही हैं और वहाँ पे ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला है। लेबनान के अंदर पहले ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो वहाँ की सिविलियन के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो राइटर कहता है कि यूएस को चाहिए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, इसराइल को कहे कि बंदे से पुत्र बनो। ठीक है, और ईरान भी क्या करे, इसराइल दोनों ये जो जंग है इसको ख़त्म करें, क्योंकि जंग जो है ये भी किसी मसले का हल नहीं है, इससे नुकसान ही होना है। हिजबुल्लाह जो है वो भी तैयार खड़ी है। वो कहती है कि जब तक आप गज़ा के अंदर इसराइल को कह रही है कि आप जंग नहीं रोकोगे, हम भी अपनी दुश्मनी आपके साथ ख़त्म नहीं करेंगे। इसराइल अभी भी गज़ा के अंदर अपने मिलिट्री एक्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी क्या कर रही है जी, मैदान में उतर आई है। तो इस आर्टिकल के अंदर आपने देखा इसराइल के जो मिलिट्री एक्शन है वो लबनान के अंदर भी शुरू हो गए हैं। तो हमें डी एस्केलेशन की ज़रूरत है ताकि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कैटास्ट्रोफिक हालात हैं इनको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जी लास्ट पे एडिटोरियल है बलूचिस्तान बजट। ठीक है, बलूचिस्तान ने भी बजट पेश कर दिया है, आप जानते हैं सिंध ने भी कर दिया, केपीके ने तो फेडरल से पहले ही पेश कर दिया था। तो कहते हैं कि अब थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। बलूचिस्तान ने 2024 जो है वो बजट पेश कर दिया है, इनके चैलेंज क्या होंगे, मिस मैनेजमेंट की बात करेगा। बलूचिस्तान का जो बजट है 2024 और 25 9556 बिलियन 0.6 बिलियन रुपये का ये बजट है। इसमें जी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो बलूचिस्तान जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाएंगी। हिस्टोरिकल जो वहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको दूर किया जाएगा। ठीक है जी, सो ये जी बजट है, आप देख सकते हैं तकरीबन एक्सपेंडिचर उनके 930 बिलियन रुपीज़ हैं और 955 उनको रिसीव होते हैं फेडरल की तरफ से। तो ये जी इनके ख़र्चे हैं। तो माली ये जो साल होता है 2024 और बजट, इसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि हमने पैसा कहाँ से लाना है और अपने ख़र्चे कैसे हमने पूरे करने हैं, किस तरह हमने सूबे को चलाना है। इसके लिए सारी जो प्लानिंग है वो कर ली जाती है। कहता है कि पिछले साल भी बड़े प्रॉमिस किए गए थे, हमने बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है। कहता है ये वादे ही थे, बड़े वादे किए गए लेकिन उनको फुलफ़िल नहीं किया गया। ठीक है, अभी भी वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। कहता है ये जो बजट वहाँ पे पेश हुआ है पीपीपी वहाँ पे लेड गवर्नमेंट है जो कि वहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन को एड्रेस करने में नाकाम रही है। तो कहता है कि अभी ये जो बजट है अब इससे आप देखते हैं कि ये किस तरह अपने एक्सपेंडिचर जो हैं उनको पूरा करते हैं और किस तरह डेवलपमेंट
करने के लिए रिफॉर्म्स लेके आते हैं और किस तरह ये वहाँ की जो इश्यूज़ हैं, वहाँ की जो कंप्लेंट्स हैं, उनको दूर करते हैं। उसके अलावा राइटर कहता है कि बलूचिस्तान के लोगों का जो ट्रस्ट है वो शैटर होता जा रहा है, वो गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करते, क्योंकि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो हमेशा लो रही है, वहाँ पे की गवर्नेंस हमेशा पुअर रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सके, फाइनेंशियल करप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 60% बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कहता है कि पॉवर्टी लाइन में से नीचे रह रही है, ठीक है। पोलिटिकली वो डिससेटिस्फाइड है, मिलिटेंसी जो वहाँ पे दहशत गर्दी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो सिक्योरिटी के लिए भी बजट जो है वो अपॉइंट किया गया है। कहता है वहाँ लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब है उसको ठीक करने के लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गवर्नेंस है उसको बेहतर करना होगा, और लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको आपने अचीव करना है। सो जी कहता है कि जितने भी बलूचिस्तान के चैलेंज हैं उनको एड्रेस करने के लिए मेजर रिफॉर्म्स लानी होंगी, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो बजट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और रिसोर्स एलोकेशन के ज़रिए वहाँ पे सक्सेसफुल गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब करवाए जाएं। उसके बाद जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहता है कि अगर आपने वहाँ के हालात ठीक करने हैं ना, तो आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो लाना होगी। कहता है कि ट्रांसपेरेंट और उसके अलावा डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है। सो जी राइटर का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके आएंगे बलूचिस्तान के अंदर, ये जो पैसा आपने एलोकेट किया है इसको आप सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आप बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं और प्रोविंस के जो अकरास हैं डेवलपमेंट करके लोगों का जो ट्रस्ट है उसको गेन कर सकते हैं। सो बलूचिस्तान का जो बजट है ये पास हो गया है, इसको लेके क्या चैलेंज हैं वो डिस्कस किए गए हैं। वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, करप्शन को कम किया जाए और डेवलपमेंट जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं उनको जी पूरा किया जाए, और वहाँ के जो लोगों का कॉन्फिडेंस और जो है वो बहाल हो और वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए। उसके बाद जी इसके अंदर हमने क्या देखा, जो की पॉइंट्स हमने इस आर्टिकल के अंदर देखे कि बलूचिस्तान का ये जो माली साल है 2024 और 25, इसमें जो बजट पेश किया गया है इसमें पुअर गवर्नेंस जो कि इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जितनी भी मैनेजमेंट है उसको सही तरह से काम करने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान जो है वो एक स्टेबल सूबा बन जाए। उसके बाद जी आज का इडियम है अ बैड हेयर डे, ठीक है। इसका मतलब है आपका ऐसा दिन जो क्या हो, अनफॉर्चून हो, मतलब आपका जो दिन बुरा गुजरे, ठीक है, कोई बुरे हालात होते रहे, ठीक है। शी वोक अप लेट, पहले तो वो लेट उठी, फिर क्या हुआ जी, उस स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन हर ड्रेस, उठते सारी इतना बुरा दिन था कि कॉफ़ी उसके कपड़ों पे गिर गई, फिर उसने ट्रेन भी मिस कर दी, तो इट वाज अ बैड हेयर डे, ठीक है। तो अगर एक दिन आपका बुरा गुजरे तो उसे क्या कहेंगे, अ बैड हेयर डे। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, आपके माइंड में आपकी इमोशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपनी जो इमोशन डिस्टर्बेंस है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। जो आपकी बॉडी का सिस्टम है उसमें जो जहर आ गया ना उसको ख़त्म करने के लिए कहता है कि आफ्टर वीक ऑफ स्ट्रेस शी फाइनली गॉट हर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ हर सिस्टम बाय गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक। कहता है एक वीक की जो थकावट है उसको दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो लॉन्ग वॉक पे गई, और उसने क्या हुआ जी, अपने दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस थी उसको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद है जी प्रेसिपिटेट, इसका मतलब होता है तेज़ी से काम करना। जो बंदा हेस्टन जल्दी जल्दी जो है काम करे उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। हिज इम्पल्सिव डिसीजन, जो उसने अचानक से डिसीजन लिया, जॉब से रिज़ाइन कर दिया, तो ये क्या था जी, प्रेसिपिटेटेड अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, इससे उसके अंदर क्या हुई, गैर यकीनियत जो है वो पैदा हुई। प्रेसिपिटस, ये भी प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो वो सीधा नहीं होता, बल्कि वो इस तरह से स्टीप उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, टेढ़ापन, घुंघरालापन देखने को मिलता है। द ट्रैक अप द प्रेसिपिटियस माउंटेन ट्रायल वाज चैलेंजिंग बट रिवार्डिंग, ठीक है। जो माउंटेन होता है वो हमेशा उसके ऊपर जब आप हाइकिंग करते हैं ना तो उसका ट्रायल हमेशा एक हमवार नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, इस तरह अमूदन
नज़र आता है आपको, ठीक है। तो कहता है कि वो ट्रैक पे गई, था तो बड़ा मुश्किल लेकिन बाद में उसको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद कहता है मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एलिवेट करना। एंटोनिम इसका है एग्रावेट कर देना, ठीक है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू मिटिगेट द पेशेंट पेन। एलिवेट जो है इसका मतलब है आराम देना, ठीक है। ड्रिंकिंग वार्म टी हेल्प एलिवेट हर सोर थ्रॉट। उसके बाद है स्विरलिंग होता है घूमना, चक्कर लगाना, ठीक है, रोटेट करना। इसका एंटोनम है जी साकन हो जाना, स्टेशनरी हो जाना। लीव्स वर स्विरलिंग इन द ऑटम ब्रीज, ठीक है। उसके बाद है अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जी गैर वाज़िया, ठीक है। क्लियर नॉट ओपन टू इंटरप्रेट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका एंटोनम है एम्बिगुअस अनक्लियर। सो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है वाज़िया, एंटोनम इसका क्या है अनक्लियर। उसके बाद है जी स्लाटर का मतलब होता है कत्ल करना, ज़िबा करना। बुचरी मास हैकर, एंटोनम इसका है मर्सी, प्रिजर्वेशन। रिटोरिक होता है कि ऐसी तकरीर जिसमें आप लोगों को माइल कर लें, एंटोनम है इसका साइलेंस, क्वाइट। उसके बाद है प्लेजिस का मतलब है वादे करना, प्रॉमिस करना, एंटोनम है डिनाइल। मिस यूज़ है गलत इस्तेमाल करना, एब्यूज़ करना किसी का, एक्सप्लॉइट करना, एंटोनम है प्रॉपर यूज़ करना। उसके बाद है एक्सट्रीमिस्ट होता है इंतहा पसंद, एंटोनम इसका है मॉडरेट। रेडिकल फनाटिक भी इसका सिनोनम है। पैराडॉक्सिकल होता है जी कंट्राडिक्टरी, एंटोनम इसका है कंसिस्टेंसी, प्रीडिक्टेबली। इम्प्लीकेशन होता है जी इशारा, ठीक है। इनफेरेंस नतीजा निकालना, एंटोनिम इसके एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। कल्पेबल होता है मुजरम जो गिल्टी हो, जिस पे ब्लेम हो, एंटोनिम इसका इनोसेंट, ब्लेमलेस। रेजोनेटेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे असर करें, इकोड, ठीक है, आवाज़ गूंजना, एंटोनम है इसका क्लैश कर जाना, ठीक है। फिनामिना होता है जी अकरेंस, किसी भी इवेंट का होना, एंटोनम है कॉमन प्लेस, रूटीन। मल्टीपोलर होता है जी एक से ज़्यादा जो है वो पोल बन जाएं, ठीक है, जिस तरह दुनिया मल्टीपोलर बन गई है, एंटोनम इसका यूनिपोलर। यूनिलैटरलिज्म होता है कि एक तरफा पॉलिसी, ठीक है, एंटोनम इसका मल्टीलैटरलिज्म। ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।